Question number 50 the question number 51. This one is incorrect. For central force हिंदी में कहते हैं केंद्रीय बल। ऑप्शन दे रखे हैं सेंट्रल फोर्स always be a conservative force. ऑप्शन बी दे रखा है फॉर सेंट्रल फोर्स मोशन टोटल एनर्जी remain conserved. ऑप्शन सी दे रखा है फॉर सेंट्रल फोर्स मोशन एंगुलर मोमेंटम remain conserved. ऑप्शन बी दे रखा है नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को पहले जो आपके क्वेश्चन नंबर 50 तक कराए थे उसमें से एक क्वेश्चन कराया था, सेंट्रल फोर्स के बारे में बताई थी। दो बातें बताई थी कि सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल जब भी होगा, ठीक है, तो उसकी दो क्वांटिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या क्या? टोटल एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम या कोणीय, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है, या ये दे सकता है या ये दे सकता है, इसमें पूछ सकता है कौन सी क्वांटिटी कंजर्व है नहीं है। तो कहने का मीन्स क्या है, आपकी टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और कंजर्व या कांस्टेंट बात एक ही है ना। अच्छा, सेंट्रल फोर्स ऑलवेज बी ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, हिंदी में कहते हैं संरक्षी बल। वो फोर्स जो कि अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, संरक्षी बल या कंजर्वेटिव फोर्स। डेल क्रॉस अगर कोई एफ दिया है और डेल क्रॉस एफ बराबर 0 आ जाए तो वो भी कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल भी दिए थे। क्या क्या होते हैं कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के दो ही हैं, विस्कस फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, और बाद बाकी ऑलमोस्ट सारे क्या है आपके कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मेरे अकॉर्डिंग सेंट्रल फोर्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें से ये दोनों ऑप्शन में से कोई सा मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ये लिखा हुआ हो मिले कि इसमें से कौन सा सही है, तो एक दे दिया हो। ऑप्शन किसी भी तरह से बना सकता है, आपको याद रखना है फॉर सेंट्रल फोर्स टोटल एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व। कहने का मीन्स केंद्रीय बल के लिए आपकी टोटल, अच्छा एक और बड़ी यूज करता है टोटल एनर्जी के लिए यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी, हिंदी में कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, है ना। दोनों टर्म यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिड्यूस्ड मास। ऑप्शन दे रखे हैं म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ऑप्शन बी दे रखा है म्यू इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। ऑप्शन सी दे रखा है म्यू इक्वल टू अंडर रूट m1 m2। ऑप्शन डी दे रखा है म्यू इक्वल टू m1 m2 का होल स्क्वायर। देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिड्यूस्ड मास का मतलब होता है समानित द्रव्यमान, समानित द्रव्यमान। शायद आपको याद हो तो हमने कराया था एक डेरिवेशन जिसमें दो मास अलग अलग कुछ सेपरेशन से डिवाइडेड थे।
इनका सेंटर ऑफ मास अगर ये मान लिया जाए तो यहाँ से मान लिया डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस। तो इसके लिए जब आप दोनों को कॉम्बो लेके चलोगे, एक साथ पूरे सिस्टम का मास कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ एक वर्ड आता है म्यू, जिसे कहते हैं रिड्यूस्ड मास। इसकी वैल्यू होती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस, या फिर एक और चीज़ दिया होता है कभी कभी 1 अपॉन म्यू की वैल्यू जो होती है 1 अपॉन m1 1 अपॉन, दोनों ही करेक्ट है। तो आप ऑप्शन इज ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51 में आंसर इज डी, उसमें लगाया नहीं तो आंसर क्या है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, एक न्यूमेरिकल छोटा सा, उसे अभी करेंगे जरा। इफ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम is small m, then what is reduced mass of O2? ऑप्शन दे रखे हैं स्मॉल m, बी दे रखा है 2m, सी दे रखा है m/2 एंड ऑप्शन डी दे रखा है 4m। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, अगर आपका एक ऑक्सीजन एटम, एक एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है, देखो एटम को कहते हैं एटम और मॉलिक्यूल। अगर एक ऑक्सीजन दिया हो तो वो एटम, तो मॉलिक्यूल O2। स्टार्टिंग में क्या दिया, ऑक्सीजन एटम में से एक वो दिया है, या क्या किसका पूछ रहा है, मॉलिक्यूल का। ठीक, पहले एक मान लिया यहाँ पर एक ए रखा था, कोई दिक्कत नहीं, इसका मास कितना है, स्मॉल है। लेकिन अब जब आपको पता है एक यहाँ रखा हुआ, एक यहाँ रखा हुआ, कुछ सेपरेशन है बीच में, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, इसका मास स्मॉल है, इसका मास भी स्मॉल है, म्यू बराबर m1 m2 अपॉन m1। अब m1 की वैल्यू हुई है नीचे 2m डायरेक्ट कर सकता हूँ, m से m कैंसिल, करेक्ट ऑप्शन। याद रखेंगे, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में ये दे दिया हो कि हाइड्रोजन एटम का मास स्मॉल m है, बात समझो, हाइड्रोजन एटम का मास स्मॉल m है, आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास निकालना है, बात समझो, हाइड्रोजन एटम का मास स्मॉल m है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निकालना है। मॉलिक्यूल का मतलब दो आ गए, तब भी वही है, ठीक है। तो एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंशिएट करेंगे तो अणु परमाणु कहते हैं ना, तो उसको थोड़ा डिफरेंस रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, if f is equal to minus k upon r square r cap, then what is the potential energy and what is the potential energy of given particle। f की वैल्यू दे रखी है, u निकालना है, कोई रिलेशन याद आ रहा है, क्या दे रखा भाई, f दे रखा है, u निकालना है। f और u के बीच में डेरिवेशन या फिर एक फॉर्मूला बीच में बताया था, f जो होता है हमारा डेल u ओवर डेल r के बराबर होता है, समझो। f जो होता है फोर्स आपका पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेटिव के बराबर होता है। u निकालना है तो क्या करेंगे, क्या कर दो भाई, u निकालना है f dr, कर सकता हूँ, अरे इधर लेके जाएंगे इसको, दोनों तरफ से इंटीग्रेट, माइनस 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 f dr, अच्छा माइनस f की वैल्यू क्या है, माइनस के अपॉन आर स्क्वायर डी आर, इससे ये कैंसिल, के अपॉन आर स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के अपॉन आर आएगा, करके देखो। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का करना है हमें, तो आर की पावर -2 का करना फाइनली, आर की पावर -2 का क्या होगा, आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 +
1, तो ये क्या बचा आर की पावर -1, नीचे -1, तो माइनस के 1/r आ गया, तो k अपॉन माइनस के अपॉन r आ सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, F की वैल्यू दे सकता है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करा सकता है। बहुत आसान आसान चीजें भी कभी कभी बहुत बड़ी लगती हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है व्हाट इज इन करंट फॉर कैपिटल जी। ऑप्शन वैल्यू ऑफ G is 6.67 into 10 to the power -11 Newton meter square per kilogram square. B. Dimension of G is m-1 L3 T-1. Option C. G is not depends on nature of particle. अच्छा, ऑप्शन है नेचर ऑफ पार्टिकल। ऑप्शन डी G is equal to G m upon r। देखो पहले तो बताइए, पता होना चाहिए जी कैपिटल जी क्या है आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतृत्व। ठीक है, कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो इसी के वर्ड के नाम से तो एक चीज दिख रही है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कुछ भी चेंज करो इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो इसका मतलब ये है जी इज नॉट डिपेंड्स, किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन सही होगा। एक बार आप ठीक है, आप सुनो, आपने जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन पढ़ाई है, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल जी क्या कहता है, क्या होता है, जी स्मॉल जी एसिलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एसिलरेशन, F बराबर mg होता है, तब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा चलो, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये भी करेक्ट है। इन दोनों के बीच बात फंस गई। अब देखो कैपिटल जी की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं 6.67 10 टू द पावर -11, यहाँ तक तो बिल्कुल बात ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यूनिट में। यूनिट याद रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑप्शन। अब बात आ गई डायमेंशन की। डायमेंशन भी मैं मेरे अकॉर्डिंग डायमेंशन आप जी के याद रखेंगे। करेक्ट डायमेंशन जो होती है यहाँ क्या टी, तो दिस इज करेक्ट। वो बोलता आपका कि हमें इनकरेक्ट पूछा है आपका, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, वैसे आप चाहो तो निकाल सकते हो एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी कैपिटल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। एफ की डायमेंशन क्या होती है, m/2, आर स्क्वायर की होती है एल स्क्वायर। एम मास का क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। एम को ऊपर लेके जाओ तो क्या बनेगा, m-1। एल आपके पास 3 है ही, और टी, तो आपको ये बन गया m-1 L3 टी। ठीक है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बेहतरीन क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, या इसको कह सकते हैं हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ऑप्शन दिए थे -gm अपॉन नन ऑफ दिस। भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो पहले तो ये बात करो, अगर आपको स्फेरिकल सेल, हिंदी में कहते हैं गोलीय कोष, गोलीय और या फिर खोखला गोला, अगर ओनली आपने उसमें क्वेश्चन में कहीं पर आपको ओनली स्फीयर लिखा मिला है, या तो स्फीयर दिया है या गोला लिखा है, तो उसका मतलब सॉलिड स्फीयर है, या तो वो सॉलिड स्फीयर लिख देगा ही, ठोस गोला। अगर उसने खोखला या होल स्फीयर नहीं लगाया है, इसका मतलब वो ठोस की ही बात कर रहा है। ठीक है, हो सकता है सॉलिड ना लिखे, चलो कोई नहीं। अब हमारे पास सॉलिड जो होता है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम सब कुछ बना रहता है, लेकिन स्फेरिकल सेल जो होती है वो अनसाइड से वेकेंट रहती है ना। इसके लिए हमने चीज़ें निकाली, जैसे इसका क्या है रेडियस आर, तो अगर आपका पॉइंट पी क्या है आउटसाइड पर है, तो बी आउटसाइड जो हमने निकाला था -gm अपॉन, ये मान लिया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है स्मॉल आर, -gm अपॉन स्मॉल आर आई थी। रेडियस को क्या लेके आ गया पॉइंट यहाँ पर, तो ये कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, तो बी सरफेस क्या हो जाएगी -gm अपॉन कैपिटल आर। ठीक, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम सरफेस से अंदर की तरफ जाते हैं तो आपका पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, मीन्स आप इनसाइड की बात करोगे तो -gm अपॉन आर ही रहेगा, जो सरफेस पर आ गया वही रहता है। ठीक, अब देखो ऑप्शन चेक कर लो, -gm अपॉन आर ये तो आउटसाइड के लिए हो गया, ये सरफेस के लिए हो गया, सरफेस या इनसाइड के लिए, सरफेस या दोनों के लिए हो गया। ये तो वैसे गलत हो गया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट, ठीक है ना, बिकॉज हमने पहले ही पढ़ रखा है गुरुत्वीय विभव के लिए -gm अपॉन आर की टर्म में आना चाहिए, और गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए -gm अपॉन आर स्क्वायर की टर्म में आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये तो दोनों लिख रहे हैं, लेकिन आर स्क्वायर तो गुरुत्वीय क्षेत्र या ग्रेविटेशनल फील्ड के अकॉर्डिंग आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। What is the gravitational field at the center of spherical cell of radius कैपिटल आर। ऑप्शन दे रखे हैं -gm अपॉन आर स्क्वायर, -gm अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, 0 नन ऑफ दीज। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, फिर से बना रहा हूँ। देखो स्फेरिकल सेल या गोलीय कोष या होलोस्फीयर या खोखला गोला, बात एक ही है। आपके पास रेडियस दे रखी है कैपिटल आर की, जब आपने बी आउटसाइड निकाला तो मान लिया ये पॉइंट पी था, यहाँ था, यहाँ से तक डिस्टेंस स्मॉल आर थी, डिस्टेंस स्मॉल आर, तो -gm अपॉन स्मॉल आर। सरफेस पर आए -gm अपॉन कैपिटल आर, जब इनसाइड ये है तो बी सेंटर पर भी हमने निकाला, यहाँ से या किसी भी पॉइंट पर साइड चेक करोगे पूरी सरफेस में तो -gm अपॉन आर सेम रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए केस, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए केस बदल जाता है।
ये हो जाता है, ये अपन आर ठीक है, इसका स्क्वायर। बी ई सरफेस पर आते हैं, तो कैपिटल बट इनसाइड द होलोस्फीयर या स्फेरिकल सेल आपके लिए, 0 और या ई सी कह दो, सेंटर की बात करो, इनसाइड की बात करो, आपके लिए वैल्यू 0 मिलेगी। क्यों? बिकॉज जब गोलीय कोष या खोखला गोला होता है उसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सॉरी उसी में ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू इनसाइड द गोलीय कोष या खोखला गोला आपकी क्या मिलती है? 0। बस यही पॉइंट नोट करने वाला है कि पोटेंशियल की वैल्यू तो कांस्टेंट मिलती है अंदर, लेकिन फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट नहीं मिलती, 0 मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटसाइड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सरफेस। सेंटर। ये सेंटर या इनसाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58। What is the gravitational potential at the outside of sphere of radius कैपिटल R? ऑप्शन दे रखे हैं -gm अपॉन स्मॉल r, ऑप्शन दे रखे हैं gm अपॉन r, सी दे रखा है -gm अपॉन 2r³ 3r² माइनस r², ऑप्शन डी इज 0। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से 4 में से ऑप्शन करेक्ट कौन सा है वो बता के देना हमको, ठीक है भाई। चलो, स्फीयर दे रखा है, या स्फीयर क्या कह सकते हैं? सॉलिड स्फीयर, ठीक है, या ठोस गोला, ठीक। अब देखो बना लिए, इसके चारों तरफ से कुछ होगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी दे रखी है? कैपिटल आर दे रखी है क्वेश्चन में सब कुछ, ठीक। अच्छा, अब क्या पूछ क्या रहा है? आउटसाइड पॉइंट पर पूछ रहा है। मान लिया यहाँ से पॉइंट कितना है? पी है, इसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो इस स्मॉल आर के लिए जो बी आएगा वो आएगा -gm अपॉन स्मॉल आर। अगर सरफेस की बात करोगे, बी सरफेस -gm अपॉन कैपिटल, ठीक है ना। तो हमें कहाँ पर ऑप्शन देखना है अपना। अच्छा, एक और बात, इसमें बी इनसाइड जब बात करोगे आप, तो ये आपके लिए वैल्यू मिलेगी -gm अपॉन 2r³ माइनस 3r² माइनस r²। यहाँ कांस्टेंट नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन है। आपका खोखला गोला या स्फेरिकल सेल था, उसमें अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, तो जो सरफेस पर आ गई वही कांस्टेंट बना था। लेकिन यहाँ चेंज होगी, क्योंकि अंदर भी क्या आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए बी इनसाइड की वैल्यू हमने डेरिवेशन कराई है, ठीक है। या डेरिवेशन तो करा नहीं सकते हम, इन शॉर्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक। चलो, यहाँ पूछा है इसने आउटसाइड के लिए, ये हो गया आपका आउटसाइड के लिए, दिस इज फॉर सरफेस एंड दिस इज फॉर इनसाइड। चलो, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? What is the gravitational field at the inside of solid sphere
ऑफ रेडियस कैपिटल आर। चार ऑप्शन दे रखे हैं, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, माइनस जी एम अपॉन आर क्यू स्मॉल आर, जीरो। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सॉलिड स्फीयर दे रखा है, ठीक है। देखो फिर से चेक करें, सॉलिड स्फीयर क्या होगा, ई आउटसाइड माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस, हम आर डिस्टेंस को चेंज करते हैं, कैपिटल आर रेडियस फिक्स रहती है, ठीक। ई सरफेस माइनस जी एम अपॉन ई इनसाइड, यहाँ पर देखो यहाँ जीरो नहीं होगा बिकॉज अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जिसके लिए वैल्यू आ जाती है माइनस जी एम अपॉन आर क्यू। लेकिन एक और चीज याद रखेंगे, ई सेंटर पर यहाँ पर जीरो होता है, बिकॉज अब देखो सेंटर पर कोई भी चीज आ जाएगी, इसका मतलब स्मॉल आर जो हम बार बार चेंज कर लेते हैं वो तो सेंटर पर आकर रुक गई, स्मॉल आर की वैल्यू जीरो, अगर स्मॉल आर जीरो रख दोगे आप इसमें तो इनसाइड की वैल्यू, तो चार ऑप्शन क्या है, ये आपके लिए आउटसाइड के लिए है, दिस इज फॉर सरफेस, दिस इज फॉर इनसाइड, दिस इज फॉर सेंटर। ऑप्शन कहाँ से पूछा है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इनसाइड के लिए करेक्ट ऑप्शन इज सी। लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज बी, बहुत ही क्या कहना चाहिए, क्या आपको तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन इज ए नेगेटिव, ऑप्शन इज बी पॉजिटिव, ऑप्शन इज सी जीरो, ऑप्शन इज डी एनीवन। तो पहले तो वर्ड समझो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास अर्थ का मास दे रखा है, अर्थ मास दे रखा है क्या, एम ई, और किसी पार्टिकल का मास दे रखा है एम, ठीक है, अर्थ की रेडियस हो आर ई, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर होता है माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो निकल के आता है वह होता है 1 प्लस हाफ जी एम ई एम अपॉन आर ई। नोट कर लेंगे यार, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ जी एम ई एम अपॉन आर ई। कभी भी तुमसे कोई पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस में नेगेटिव होगी, तो दो वर्ड है याद रखेंगे, एक है पोटेंशियल, उसे कहते हैं विभव, और पोटेंशियल एनर्जी वो होता है आपका स्थितिज ऊर्जा। एक वर्ड है पोटेंशियल, ओनली पोटेंशियल लिखा हो वो क्या होता है, विभव, ठीक है ना, विभव। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। चलो अब देखो टोटल एनर्जी निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस हाफ जी एम ई एम अपॉन आर ई, पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या ऐड कर सकते हैं, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बना है, माइनस और प्लस हाफ, तो ये बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस हाफ, तो मिलेगा माइनस हाफ जी एम ई एम अपॉन। इससे दो ऑप्शन मिले आपको, पहले तो ये समझो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज भी नेगेटिव, पॉजिटिव क्या रहेगी आपकी, काइनेटिक। और एक और बात, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी दोनों ही क्या रहेंगे, ऑलवेज नेगेटिव। कुछ से कुछ इस तरीके से आता है कि हम किसी अर्थ ऑर्बिट से मिसाइल को लॉन्च करें, बात समझिए ना, मिसाइल को लॉन्च करें तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा रहेगी नेगेटिव।
तीनों वर्ड याद रखेंगे। अब देखो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा? टोटल एनर्जी जो है नेगेटिव है काइनेटिक एनर्जी की, नहीं है? या फिर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है टोटल एनर्जी की? देखो हाफ हाफ ये बिल्कुल सेम है तो इनमें रिलेशन निकाल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना? चलो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रेविटेशनल चैप्टर। अभी आप इसके अभी आपके 10 क्वेश्चन और होंगे जो वो केपलर लो रहेंगे आपके, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन में आपका और कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलो थैंक यू।